वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज हम लिमिटेशन एक्ट के आगे के सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 9 तक मैंने लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया था। मैं 1 बाय 1 डिटेल के अंदर मैं लिमिटेशन एक्ट आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप आगे हम चलते हैं। उससे पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा वापस से रिकॉल करवा देती हूँ आपको। सेक्शन 1 में हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी के बारे में देखा था कि लिमिटेशन एक्ट जम्मू और कश्मीर पर भी अप्लाई है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से लिमिटेशन एक्ट की मैंने आपको बताया था रिट एप्लीकेशंस पर अप्लाई नहीं है। आर्टिकल 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट जो लगती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, उन पर अप्लाई नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं है, एक लिमिटेड मतलब उसमें ही दायरे में ही अप्लाई है। उसके अलावा ये रेमेडी को बार करता है, राइट को बार नहीं करता है। इसके लिए अपन स्पेशल इसकी डिटेल सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और यही सीपीसी का भी जस्ट है। उसके अलावा सेक्शन 2 अपन ने डेफिनेशन देखी थी बहुत सारी, जिसमें से आपको एप्लीकेशन की जो डेफिनेशन है, ठीक है, एप्लीकेंट की है, डिफेंडेंट की है, और उसके अलावा ईजमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होते हैं वो है। लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है वो मोस्ट है। ठीक है, ट्रस्टी में कौन कौन इंक्लूड नहीं है वो बताया है, बेनामेदार वगैरह, और बॉन्ड के बारे में बताया है। तो इस तरीके से अपन ने डेफिनेशंस देखी थी। सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन बताया था। आप लिमिटेशन को एज ए डिफेंस आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी अपन ने देखा था। उसके अलावा सेक्शन अपन ने 4 देखा था, जिसमें अब मैंने आपको हर सेक्शन के साथ आपको लेफ्टिन मैगजीन पे बताई थी, जिसमें था लेक्स नॉन कॉबिट इम्पॉसिबिलिया। ठीक है, विधि जो इम्पॉसिबल कार्य होते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल थिंग्स एक्ट करने के लिए विधि आपको कंपेल नहीं करती है, लॉ आपको कंपेल नहीं करता है। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 5 देखा था कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में। ठीक है, सेक्शन 5 पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, सूट पर एप्लीकेबल नहीं होता, अपील और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर 21 की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं शामिल होती है। ठीक है, अब उसके अलावा अपन ने सफिशेंट कोर्स होना चाहिए, इसके बारे में देखा था। सेक्शन 6 देखा था अगर लीगल डिसेबिलिटी के बारे में मैंने आपको डिसेबिलिटी समझाई थी। मेडिकल और जो लीगल डिसेबिलिटी होती है दो तरह की होती है। विधि के अंदर लीगल डिसेबिलिटी को माना जाता है। ठीक है, इसमें इडियट, इंसान और माइनर को मतलब राहत दी गई है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 7 देखा था को जॉइंटली डिसेबिलिटी के बारे में, जॉइंट डिसेबिलिटी के बारे में देखा था। सेक्शन 8 प्रीएम्पशन के राइट में, जिसमें मैक्सिमम 3 ईयर आपको मिलते हैं। सेक्शन 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, एक बार अगर लिमिटेशन चालू हो गई है तो कोई भी सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी डिसेबिलिटी उसको बंद नहीं कर सकती, स्टॉप नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक देखा था। अब चलो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, होप देखो थोड़ा सा ज़्यादा अगर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं इस लेक्चर में भी 10 ही सेक्शन लूँ। ठीक है, और कोशिश करूँगी अगर 10 से ज़्यादा सेक्शन हो पाए तो उससे वो भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 10 से। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट या ट्रस्टी जो भी है, ठीक है, ट्रस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करता है सेक्शन आपका 10। ठीक, पहले मैं आपको इसका इसेंस बता देती हूँ। ठीक है, बैरेक्ट की लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे। इसेंस क्या था इसका कि सेक्शन 10 प्रोवाइड्स, मतलब इसमें है ना आपको ट्रस्टी के अगेंस्ट अगर उसने एज ए ट्रस्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को अगर हेल्ड कर रखा है तो उसके ऊपर सूट फाइल करने की कोई भी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। जब तक कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस रहता है, अस्तित्व में है, अगर ट्रस्ट बरकरार है तो आप ट्रस्टी के ऊपर मुकदमा दायर करके कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर, बेनिफिशियरी जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। वो सूट अगेंस्ट ट्रस्टी, सूट अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती है अगेंस्ट ट्रस्टी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर सूट फाइल करने की फॉर द पर्पस ऑफ ओनली ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे नहीं किसी भी तरह का सूट आपने फाइल कर दिया और कह दिया, नहीं, ट्रस्टी की हैसियत में। ठीक है, और ट्रस्ट भी इसमें स्पेसिफिक पर्पस की होती है। ठीक है, अब बात आती है कि है ना इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ट्रस्टी होना चाहिए। ठीक है, और बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? ट्रस्ट के प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से कोई आगम हो रही है, कोई प्रोसीड हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है,
और इसमें सीधा सा है कि टाइम ट्रस्टी के अगेंस्ट कभी भी रन होना मतलब रन नहीं होता है, मतलब चालू नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेशन का कोई भी इसमें बार नहीं है, ठीक है। इसमें असेंशियल ये है कि ट्रस्ट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास होनी चाहिए, और ट्रस्ट स्पेसिफिक पर्पस की होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी की रिकवरी होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से ट्रस्ट इंक्लूड नहीं है? कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, मतलब खाली देखने में आपको लगती है कि ट्रस्ट की हैसियत से है, ट्रस्टी की हैसियत से है, ऐसा नहीं होगा। वाक्य में ही ट्रस्टी होना चाहिए अगर आपको केस फाइल करना है तो। इम्प्लाइड ट्रस्ट भी नहीं होता है। इम्प्लाइड का मतलब आप समझते हो बाय कंडक्ट, ठीक है, इशारों इशारों में कह दिया तो ट्रस्टी नहीं है। एक्सप्रेसली होनी चाहिए ट्रस्ट भी। इसमें पहले ही अपन ने ट्रस्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ट्रस्टी कौन होता है, उसमें इंक्लूड एक्सक्लूड थी कुछ एक चीज़ें, जैसे बेनामी ट्रांजेक्शन इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो बेनामी जो एज ए बेनामी ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर एज ए किसी पर्सन ने अगर हेल्ड कर रखी है तो उन पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं है, मतलब उन पर आप कर सकते हो, ठीक है, एक टाइम लिमिट के अंदर। उसके अलावा मॉर्गेजी एजेंट और बिल्ली पर ही अप्लीकेबल नहीं, वो सब इसमें जो डेफिनेशन क्लोज था इसका ट्रस्टी वाला इस क्लोज में दे रखा था। और ठीक है, और अगर ट्रस्टी खुद ही मना कर दे कि मैं इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी नहीं हूँ, तो उस पर कैसे फाइल करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये तो थी ट्रस्टी के बारे में था। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं अपन, जैसे कि कोई बेनिफिशियरी है ट्रस्टी से रिकवरी चाहता है, ठीक है, रिकवर कराना चाहता है ट्रस्ट की कौन सी लैंड रिकवर कराना चाहता है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में सूट फाइल होता है, ए ट्रस्टी होता है और बी मतलब बेनिफिशियरी होता है। तो बी अगर 25 साल बाद भी अगर उसका क्या करवा रहा है, या 30 साल बाद भी उसकी प्रॉपर्टी की अगर रिकवरी के लिए अगर सूट फाइल कर रहा है तो भी मेंटेनेबल है, सूट मेंटेनेबल है। और इसमें उसको मतलब लिमिटेशन दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब लिमिटेशन मतलब उसको सूट फाइल करने के लिए मतलब वो बार्ड नहीं है अगर 25 साल बाद भी अगर करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पोजीशन के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है, ठीक है, लिमिटेशन में, ठीक है, तो वो कितनी दे रखी है आपको पोजीशन में, तो वो टाइम लिमिट आपको 12 साल दे रखी है। और जबकि ये यहाँ पर बेनिफिशियरी फाइल कब कर रहा है, 25 साल बाद कर रहा है या 25 साल में कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो टाइम बार्ड है, लेकिन टाइम बार्ड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 का मतलब हवाला लेके वो कर सकता है, ठीक है, ट्रस्टी के ऊपर। इसकी लैंग्वेज अपन पढ़ते हैं बेयर एक्ट की। सेक्शन 10 कहता है सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ट्रस्टी और रिप्रेजेंटेटिव पे सूट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, चाहे इस एक्ट के प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर लाइन है, हर बेयर एक्ट में आपको मिलेगी। नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन whom property has become vested in trust for any specific period or against his legal representative or assigns not assigns being for valuable consideration। assign for valuable consideration नहीं होना चाहिए, क्योंकि valuable consideration से हो गया तब तो परचेजर ही हो गया ना वो एक तरीके से। तो assign for valuable consideration नहीं होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इन हिज और इन हैंड्स और सच प्रॉपर्टी, अगर आप किसी पर्पस से बेनिफिशियल ट्रस्ट की हैसियत से अगर उसके हाथों में अगर कोई प्रॉपर्टी देते हो और द प्रोसीड देयर ऑफ, या कोई ऐसी आगम देते हो, कोई इनकम देते हो, ठीक है, और फॉर एन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब उनको वो मतलब लिमिटेशन वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा अगेंस्ट ट्रस्टी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन अ हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट और चैरिटेबल एंडाउमेंट शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ए ट्रस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर इनमें अगर कोई दी जाती है, ठीक है, चैरिटेबल अगर एंडोमेंट में भी दी जाती है, ठीक है, अगर ये लोग अगर करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एंड द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू द ट्रस्टी, और जो उनका जो देख रेख करता होगा वो क्या माना जाएगा, उसका ट्रस्टी माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो था सेक्शन 10, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एक मैं आपको लीडिंग केस लॉज बता देती हूँ आपको सेक्शन 10 के ऊपर कि कौन कौन सा इसके अंदर है। देखो पहला केस है इसके अंदर, विद्या भारती तीर्थ वर्सेज बालू स्वामी अय्यर 1922 पीवी
प्रीवी काउंसिल, ठीक है ना, और मोस्ट है ये। सेक्शन 10 अप्लाइज ओनली टू एक्सप्रेस ट्रस्ट नॉट कंस्ट्रक्टिव बेसिस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बेसिस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, स्पेसिफिक जो ट्रस्ट होंगे उसमें ही अप्लाई होगा। इसमें हुआ क्या था कि ये जो विद्या भारती एक क्या था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, मठ था, ठीक है ना, और ये जो उसका क्या था, ट्रस्टी था, महंत था। तो एक नया महंत आ जाता है, ठीक है, और पुराना वाला महंत क्या कर देता है, उस प्रॉपर्टी को, जो उसकी मठ की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मॉर्गेज कर देता है, गिरवी कर देता है, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले लेता है, ठीक है। और फिर नया महंत जो आता है वो उसके अगेंस्ट केस फाइल करता है, ठीक है ना, ये कह के कि इसने प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया है, और सेक्शन 10 का डिफेंस लेता है कि ये तो ट्रस्टी के हैसियत से इसने प्रॉपर्टी रखी थी, और कितनी भी टाइम लिमिट नहीं है, जब अभी तक मठ का एग्जिस्टेंस है, इसलिए प्रॉपर्टी इससे रिकवर करवाई जा सकती है। लेकिन उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है क्योंकि उसने खाली सेक्शन 10 का हवाला लिया था। जो महंत होता है वो एक तरह से ट्रस्टी नहीं माना जाता है, ठीक है ना, वो खाली कस्टोडियन होता है, रखवाला होता है, बाकी उसको ट्रस्टी की हैसियत नहीं मानी जाती है, इसलिए सेक्शन 10 का वो डिफेंस इसमें नहीं ले पाया, ठीक है। तो हाँ, उसको मिल सकती है प्रॉपर्टी, उसको मिल सकती थी अगर वो विद इन द टाइम लिमिट अगर सूट फाइल करता और मांगता तो मिल सकती थी, लेकिन सेक्शन 10 का उसने हवाला लेके किया, इसलिए उसको प्रॉपर्टी नए महंत को नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरीके से विद्या भारती तीर्थ वर्सेस बालूस्वामी अय्यर का केस है 1922, प्रीवी काउंसिल, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे वर्सेस श्री श्रेयानस काइनेटर्स, ठीक है, श्रेयानस काइनेटर्स, ठीक है, 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था, सेक्शन 10 स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, स्ट्रिक्टली मतलब हर एक प्रोविजन को आप लागू करते हुए जाओगे, जैसी लैंग्वेज है वैसा ही आप इंटरप्रिटेशन करोगे, वैसे ही आप अप्लाई करोगे, अपने हिसाब से अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। अप्लाइज ओनली व्हेन ट्रस्ट प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट, और ये कब अप्लाई होगी, जब एज ए ट्रस्टी उसने प्रॉपर्टी हेल्ड की है, ठीक है, एज ए कस्टोडियन या फिर एज ए, जैसे अभी महंत वाला केस देखा था तो एज ए महंत ली है तो नहीं होगा, ट्रस्ट होनी चाहिए, और ट्रस्ट भी एक्सप्रेसली होनी चाहिए, ठीक है। देवेंद्र सिंह वर्सेस एलपी श्रीवास्तव 2004 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बोलता है ऑफेंस वंस ट्रस्टी क्लियरली रेप्यूडाइट्स द ट्रस्ट लिमिटेशन में स्टार्ट, अगर एक बार ट्रस्टी अगर कैंसिल कर देता है, अपनी रिपीटाइड दे देता है, अपनी असहमति दे देता है, ठीक है ना, ये लीगल वर्ड है रिपीटाइड्स, ठीक है ना, तो अगर असहमति दे देता है ट्रस्ट के प्रति, ठीक है, तो उस पर लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको उसके अगेंस्ट केस फाइल करना है तो विद इन टाइम लिमिट ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन ही केस थे इसके अंदर, कोई सा भी आपको अच्छा लगे वो लिखिए, ठीक है, और भी कोई केस आपको याद आता है तो लिख सकते हैं आप ट्रस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं अपन सेक्शन किसके ऊपर, सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 पर चलते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 सेक्शन 11 की जहाँ तक बात है तो सेक्शन 11 कहता है कि सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर ये एक्ट मतलब आउटसाइड इंडिया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, कोई अगर मतलब इस तरीके के ट्रांजेक्शन हुए हैं और उनका सूट अगर इंडिया के अंदर लाया जाता है तो इंडिया की ही लिमिटेशन अप्लाई होगी, इंडिया का लिमिटेशन लॉ अप्लाई होगा। अगर सूट अगर फाइल इंडिया के अंदर किया है, चाहे पार्टीज क्या हो, फॉरेन की हो, या कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉरेन के अंदर किया गया है, सूट अगर इंडिया के अंदर लाया गया है तो इंडिया की ही लिमिटेशन अप्लाई होगी, क्योंकि सबसे पहले ही बता दिया था ये लेक्स फॉरी है, लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फॉरम, जहाँ सूट फाइल हुआ है, ठीक है, तो वहाँ ही क्या होगा, वहाँ की ही लिमिटेशन लॉ अप्लाई होगी, ऐसा इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसको डिटेल में। सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, पहले इसमें जम्मू और कश्मीर को भी फॉरेन माना गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, जम्मू और कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, तो ये मतलब इनवैलिड सी लाइन है, ठीक है। और इन अ फॉरेन कंट्री शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स लिमिटेशन कंटेंट इन दिस सेक्शन इन दिस एक्ट क्लोज टू या सबसेक्शन 2, ठीक है। क्या कहता है इसका कि नो रूल ऑफ लिमिटेशन है इन द फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन अ फॉरेन कंट्री shall be a defense to suit instituted in the said territories on a contract entered into in that state or in a foreign country unless the rule
has extinguishes the contract and the parties were domiciled in that state or in the foreign country during the period prescribed by such रूल। दो इसके अपवाद दे रखे हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ठीक है, या फिर है ना पार्टी उसकी डोमिसाइल्ड है, ठीक है। बाकी जनरली ये है कि इसका सीधा सा जस्ट यही है इस सेक्शन का कि जैसे ए और बी है, उन्होंने जैसे इंग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और वो सूट फाइल आके करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो लिमिटेशन, अब बात आती है लिमिटेशन लो क्या इंग्लैंड का अप्लीकेबल होगा या इंडिया का अप्लीकेबल होगा, तो सीधा सा है इंडिया का जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लीकेबल होगा इनके ऊपर, ठीक है। तो ये भी लगभग सेक्शन जो 10 है उसके ही तरीके से है, ठीक है, उसका ही मतलब हवाला देते हुए उसी के तरीका का प्रोविज़न इसके अंदर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर होते हैं और केवल इस हिसाब से आप लिमिटेशन एक्ट से आप मुकर नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर हुआ है तो लिमिटेशन एक्ट इंडिया का अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर सूट अगर इंडिया के अंदर फाइल होता है तो लिमिटेशन पे इंडिया की ही अप्लाई होगी, ठीक है। ये आपको पता है किस पर बेसिस है, लेक्स फोरी के ऊपर बेसिस है, ठीक है। यहीं जहाँ सूट फाइल हुआ है वहीं पर क्या होगी, वहाँ की ही लिमिटेशन अप्लाई होगी, ठीक है ना। ये मतलब जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको इलीगल और इनवैलिड नहीं करता है और लिमिटेशन के बिहाव पर उन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिजेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। इसके लिए केस है हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है 1964 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, लिमिटेशन एक प्रोसीजरल लॉ है और लॉ फॉरम इंडिया है, ठीक है ना, तो इंडिया पर अप्लाई है, ठीक है, इन अप्लाई होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें कहा गया है, ठीक है, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, ठीक है, सेक्शन 11, ठीक है, इंडियन लिमिटेशन अप्लाई होगी और लेक्स 4 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन सेक्शन 12 की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 12 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इसके 5 पार्ट थे, आपको पता है लिमिटेशन एक्ट के, जिसमें पार्ट 3 इसका क्या कहता है, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब इस पार्ट 3 से अपन क्या करेंगे, लिमिटेशन पीरियड की कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है ना। अपन गणना करेंगे एक तरीके से कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर जो सिंपली दे रखा है, जो अपन ने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड पढ़ा था ना जी के अंदर, ठीक है ना, जी में पढ़ा था, एच में पढ़ा था, 1 मिनट में कन्फर्म कर लेती हूँ। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड अपन ने पढ़ा था, सही है, मेरा जे के अंदर पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि फ्लो में क्या होता है कि बोलते बोलते बोलना एच जाते हैं तो जे निकल जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बाकी कुछ गलत नहीं बताया जाएगा आपको। सेक्शन 12 आपका कहता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक तो होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और एक होता है प्रेस्क्राइब पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो सीधा है जो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की जो शेड्यूल है उसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो सीधा सा है। अब प्रेस्क्राइब पीरियड की बात आती है तो प्रेस्क्राइब पीरियड अब यहाँ से चालू होगा कि प्रेस्क्राइब पीरियड कौन सा होगा, जो इस एक्ट के प्रावधान जो प्रोविज़न है उनको आप ध्यान में रख के जो लिमिटेशन पीरियड निकालेंगे वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होगा, ठीक है। अब प्रेस्क्राइब पीरियड से ही बात की जाती है, ठीक है। सेक्शन 12 अपन पढ़ते हैं। बेरेक्ट की क्या लैंग्वेज है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग कहाँ पर डिफाइंड है, बीएनएसएस में डिफाइंड है, ठीक है ना। तो लीगल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होती है जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने होती है और ओथ पर होती है, वो लीगल प्रोसीडिंग कहलाती है। इसका बीएनएसएस या सीआरपीसी के अंदर बखान दे रखा है पूरा का पूरा, आप देख लीजिएगा। सेक्शन 12 क्या कहता है, इसका क्लोज सबसेक्शन 1 है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ अ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन। ये सूट अपील एप्लीकेशन तीनों पर अप्लीकेबल है। द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब जब मतलब जहाँ से शुरू होता है फर्स्ट डे जो होता है वो इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक्सक्लूड करता है मतलब वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मान लो आपको 3 साल मिल रहे हैं किसी के लिए और उसमें ये वाला डे भी शामिल है तो वो एक दिन कम हो जाएगा, मतलब एक दिन आपको एक तरीके से ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो इसमें कंप्यूट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन और फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट, ठीक है। रिव्यू सीपीसी में होता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस, जिस दिन इस तरीके का जजमेंट सुनाया जाता है, ठीक है। द रिक्वेस्टेड टाइम, और जो टाइम रिक्वेस्ट जितना ज़रूरी टाइम है, ठीक है,
जो रीजनेबल टाइम लगता है कॉपी ऑब्टेन करने में डिग्री की या सेंटेंस की ऑर्डर अपील्ड फॉर और सॉट टू बी रिव्यूड और रिवाइज शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब जिस दिन ये जजमेंट डिग्री वगैरह सुनाई जाती है, ठीक है, और मतलब जो कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो टाइम लगता है वो भी इसके अंदर एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है वेयर डिग्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम ऑर्डर डिग्री और ऑर्डर द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। जब कॉपी ली जाती है जजमेंट की या डिग्री की, वो टाइम भी इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग, अवार्ड की कॉपी लेने में जो टाइम, अवार्ड आपको पता है आर्बिट्रेशन में होता है, मध्यस्थ की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर होता है, इसके लिए पूरा एक्ट बन रखा है आर्बिट्रेशन एंड वो कंसिलेशन एक्ट, शायद 1986 का होगा, ठीक है। तो उसमें जो अवार्ड की कॉपी, उसमें ऑर्डर को अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अवार्ड की कॉपी लेने के लिए जो टाइम लगता है वो भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर obtaining a copy of a degree or order any time taken by the court to prepare the degree or order and application for a copy thereof is made shall not be excluded, ठीक है ना। तो आगे इसको देखो एग्जाम्पल से पढ़ते हैं अपन, जैसे कि है सेक्शन 12 बताता है, इसका मेन तो है सूट अपील और एप्लीकेशन पर अप्लीकेबल है, ठीक है। और जिस दिन ऑर्डर डिग्री हुआ है या प्रोनाउंस हुआ है वो मतलब क्या हुआ है, जिस दिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया है वो पीरियड काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो दिन काउंट नहीं होगा। अपील रिवीजन में डिग्री की कॉपी लेने के लिए जो समय लगा है, ठीक है, वो मतलब काउंट नहीं होगा। जो एप्लीकेशन में सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के लिए जो टाइम लगा है वो भी काउंट नहीं होगा। एनी अगर कोई डिग्री है, उसका जजमेंट की कॉपी अगर ज़रूरी हो तो उसके जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए जो टाइम लगता है वो भी एक्सक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बता रखा है। लेकिन इसमें डिले या फिर नेग्लिजेंस, जो नेग्लिजेंस के कारण अगर होता है, आप जानबूझकर अगर इस तरीके का डिले करते हो, कॉपी आप लाते नहीं हो, ठीक है, तो वो इसमें वो तो काउंट होगा, ठीक है ना, वो तो आपकी गलती है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने अप्लाई नहीं करा है, ठीक है ना। तो इसमें केस है कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्सेस MM रबड़ कंपनी 1992 सुप्रीम कोर्ट। लिमिटेशन में सिर्फ स्टैट्यूटरीली अलाउड एक्सक्लूजन ही मिलेगा, ठीक है ना। जो मतलब विधि के द्वारा स्टैट्यूटरी मतलब टाइम लिमिट है कि हाँ इतने दिन का, मतलब लॉ के द्वारा मतलब कह सकते हैं कि वो लीगल पीरियड था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिग्री 1 जनवरी को हुई, ठीक है ना, सर्टिफाइड कॉपी 5 जनवरी को मिली, और मतलब सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करी आपने 5 जनवरी को और कॉपी मिलती है आपको 10 जनवरी को, ठीक है ना। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 5 से लेकर 10 जनवरी का जो टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्टेचुटरी है, ठीक है ना, जो लीगली दिखता है कि हाँ इतना टाइम एक्सक्लूड होना चाहिए वही होगा। ऐसा नहीं कि आपने लापरवाही में लेट अप्लाई किया है, ठीक है, अप्लाई नहीं किया है, फिर आप डिमांड करते हो कि नहीं ये पीरियड तो एक्सक्लूड होना चाहिए, अब तक तो हमें कॉपी नहीं मिली, तो ऐसा डिले काउंट ही होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, फेयर कंपटीशन करता है, ठीक है, प्रोसीजरल आपको रिलीफ भी देता है और टाइम का क्या करता है, एक्सक्लूजन करता है, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे डिग्री सुनाई कोर्ट ने 1 मार्च 2022 को, ठीक है, लिमिटेशन अपील की, अपील कितने होते 30 दिनों के अंदर, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी उसने अप्लाई करा, सर्टिफाइड कॉपी का 1 को जजमेंट सुना है, 5 को अप्लाई किया, ठीक है, और सर्टिफाइड कॉपी तैयार हुई 12 तारीख को, ठीक है ना। अब अपील उसने फाइल करी, ठीक है, 10 अप्रैल को, ठीक है ना, जबकि अपील का टाइम पीरियड कितना था, 30। अब इसको देखने से तो क्या लग रहा है, ये टाइम बार्ड हो गया, इसका मतलब वो अपील नहीं कर सकता, नहीं अपील कर सकता है, क्यों, कैसे, देखो 1 जनवरी का जो 1 मार्च का जो टाइम था वो काउंट नहीं होगा। लिमिटेशन तो स्टार्ट कहाँ से होगी, 2 मार्च से होगी, ठीक है। 2 मार्च से चलो आप 5 से लेकर 12 मार्च तक, मतलब 5 को तो उसने अप्लाई किया था और 12 को कॉपी रेडी हुई थी, तो 5 से लेकर 12 तक के ये जो 8 दिन है वो शामिल नहीं होंगे। और ये जो 1 जनवरी का 1 मार्च का जो टाइम था वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। टोटल 9 दिन तो ये हो गए, ठीक है ना। और रही बात 2 से लेकर, अब उसने दिन कितने यूज़ करे, 2 से स्टार्ट हुई थी, 2 मार्च से लिमिटेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 5 को उसने अप्लाई किया था, तो 2 से लेकर 4 मार्च का तो ये 3 दिन ये अप्लाई, और 12 तक
अपन काउंट नहीं किया तो 13 से काउंट करो, 13 से लेकर अपन ये 10 जो अप्रैल को इसने करा है, क्या लगाया है, 10 अप्रैल को इसने लगाई है ना, अपील फाइल करी है। तो यहाँ से अपन जब टाइम काउंट करेंगे तो 29 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 29 कितने होंगे, 32 दिन। इसमें 8 दिन जो अपन ने काउंट किए थे, कौन से 8 दिन, वो 8 दिन जो 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के थे वो हटा दो इसमें, तो दिन कितने बचते हैं इसके पास, 24 दिन के अंदर इसने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब विद इन द टाइम लिमिट अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसलिए ये बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं है। जबकि इस क्वेश्चन को सीधा सीधा देखने से क्या लग रहा था कि ये है 30 दिन से ऊपर का टाइम हो गया, ये अपील फाइल नहीं कर सकता, ऐसे लग रहा था, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन 12 है, ये सेक्शन 12 क्या आता है, काम में आता है, ठीक है। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं, इसमें भी इम्पोर्टेंट केस अगर आप चाहो, इसका जो बेसिकली जो आर्टिकल 64 65 जो पोजीशन से रिलेटेड है उन पर अप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे केस है नैयर या नायर, नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस केसी अलेक्जेंडर 1968 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पोजीशन बेस्ड सूट होते हैं आर्टिकल 64 में, और आर्टिकल 65 में टाइटल बेस्ड सूट होते हैं, इतना ही लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 12 को बात करता है, जो एक्सक्लूड करता है, जो लीगल प्रोसीडिंग के अंदर लगने वाला टाइम होता है वो एक्सक्लूड करता है, ठीक है। सेक्शन 13 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। ये लाइन अपन ने सेक्शन 3 में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। कब एप्लीकेशन पॉपर के केस में कब मानी जाती है, जब वो एज अ पॉपर, जब उसको मतलब लीव टू सू एज अ पॉपर उसको करने की परमिशन मिलती है कोर्ट से, तभी मानी जाती है, ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं कि जब उसको जो मतलब पॉपर के केस में, ठीक है, जो पॉपर के केस में इसका मतलब क्या, इसका क्या होगा, टाइम जो होगा एक्सक्लूड होगा, ठीक है ना। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील इन केस ऑफ वेयर एन एप्लीकेशन लीव टू सू और अपील इज एज अ पॉपर हैज बीन मेड और रिजेक्टेड, ठीक है ना। मतलब लगाई जाती है, रिजेक्ट की जाती है। द टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेंट हैज been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, है ना। अगर मान लो वो प्रॉपर के केस में इसमें क्या करता है कि मतलब कोर्ट को अप्लाई करता है कि मैं तो गरीब निर्धन व्यक्ति हूँ और मुझे क्या मुझे मतलब एज ए प्रॉपर आप क्या करो, सूट फाइल करने की परमिशन दो, ठीक है ना। अब ऐसी एप्लीकेशन लगाता है और वो क्या हो जाती है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर गुड फेथ में इस तरीके का अगर उसने कार्य किया है, ठीक है, जो टाइम लगा है उसका, तो वो टाइम क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। द कोर्ट में ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस है, क्योंकि पॉपर के केस में कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट फीस देने के बाद prescribed for such suit or appeal treat the suit or appeal having the same force and effect and the court has fees had been paid in the first instance, जैसे कि उसने पहली बार पे की है उसके हिसाब से ही कोर्ट मान के उसका सूट और जो है वो एंटरटेन कर लेता है, सूट और अपील जो भी है उसकी एंटरटेन हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉपर की हैसियत से अगर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाता है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो कोर्ट में प्रिस्क्राइब फीस देने के बाद वो क्या कर सकता है, उसको टाइम लिमिट जो उसने एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, एज अ प्रॉपर सूट फाइल करने की, और उसको मिली नहीं तो वो टाइम पीरियड उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। जैसे कि मान लो उसको किसी भी सूट अपील एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 30 दिन मिलते हैं, उसने कोर्ट में एज ए गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, इंडिजेंट पर्सन के हैसियत में उसने अप्लाइड किया, मतलब 5 तारीख को अप्लाइड किया और उसको मान लो 10 तारीख को उसको लीव ग्रांट होती है, ठीक है। तो परमिशन ग्रांट अप्लाई करने से ग्रांट होने तक का जो टाइम लिमिट है वो उसके अंदर सूट अपील एप्लीकेशन में उसका अप्लाई वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो केस है वो केस आप देख लो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर, खादर KHADER खादर
इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 2001 सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है। इंडिजेंसी जो होती है, इंडिजेंट स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब आप गरीब कब है, गरीब कब है कब देखोगे, जिस दिन उसने एप्लीकेशन अप्लाई की है, जिस दिन वो अपने आप को बताता है कि कोर्ट के सामने कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, निर्धन व्यक्ति हूँ, उस दिन से देखी जाएगी, ठीक है ना, उसका स्टेटस। दूसरा केस है जयंती भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया है कि कोर्ट को प्रॉपर इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है। अगर वो अलाउ करता है एज ए इंडिजेंट पर्सन उसकी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट करता है, तो उससे पहले कोर्ट को प्रॉपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप और डिटेल में पढ़ने के लिए ऑर्डर 33 ऑफ जो सीपीसी का है, ठीक है, वो इंडिजेंट पर्सन के बारे में ही है, ठीक है ना, कौन होता है और इस पर क्या क्या प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो सारी की सारी प्रोसीजर, सारा का सारा स्टेटस उसका वो ऑर्डर 33 ऑफ द सीपीसी के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो आप उसको रेफ़र करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 14 जो होता है वो बेसिकली जूरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करेगा, जूरिस्डिक्शन की बात करता है, रॉन्गफुल जूरिस्डिक्शन की बात करता है एक तरीके से, ठीक है। इसका है भी क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ अ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। मतलब कोर्ट में मतलब जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं था वहाँ पर क्या होता है, प्रोसीडिंग्स में टाइम लगा दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो टाइम भी क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन बोनाफाइडली लगाया हुआ हो, ठीक है ना, तो ऐसा टाइम क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसेक्शन 1, इन कंप्यूटिंग द period of limitation for any suit the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, ठीक है ना, किसी कोर्ट के अंदर कोई सिविल प्रोसीडिंग ड्यू डिलीजेंस के अंदर प्रोसीड कर रहा है, और वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और एन अपील और रिवीजन, चाहे वो पहली बार उसने सूट फाइल किया हो या अपील या रिवीजन के टाइम में कर रहा हो, ठीक है, अगेंस्ट द डिपेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैनर टू इन इशू और इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कोज और लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन इट, ठीक है ना। ऐसी जगह कर रहा था जहाँ पर एंटरटेन करने के लिए उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, और वहाँ पर कर रहा था और ड्यू डिलीजेंस से कर रहा था, ठीक है ना, उसको भी पता नहीं था या कोर्ट को भी पता नहीं चली, ठीक है, ऐसी बात, ठीक है ना। तो वो जो टाइम डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन कहलाता है एक तरीके से ये, ठीक है ना। तो अगर डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन में अगर कोई कार्य किया गया है, ठीक है ना, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो टाइम पीरियड इसके अंदर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से है। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद द ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील और डिवीजन अगेंस्ट द सेम पार्टी फॉर द सेम रिलीफ शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर सच प्रोसीडिंग इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच from such defect of jurisdiction or other causes like nature is unable to entertain it. Subsection 3 भी पढ़ लेते हैं। Notwithstanding anything contained in Rule 2 of Order 23, Rule 2 Order 23 of the Code of Civil Procedure 1908, the provision of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on permission granted by the court under Rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of a defect of the jurisdiction of the court or other cause like nature, ठीक है। इस तरीके से कहता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, the day on which the proceeding was instituted, the day on which the ended shall both be counted, ठीक है ना। जो मतलब फॉर्मल सूट की जो मतलब प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई थी, मतलब जिस दिन केस फाइल किया गया था और जिस दिन एंड हुई थी, वो मतलब इंस्टीट्यूट की गई थी और फाइल की गई थी, वो मतलब क्या होगा, इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। अ प्लेंटिफ और एन एप्लीकेशन A plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding, ठीक है ना। अगर रेसिस्ट करता है, ठीक है ना, अगर कोई प्लेंटिफ है या एप्लीकेंट है रेसिस्ट करता है, तो वो भी प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूटिंग माना जाएगा, मतलब ये पीरियड काउंट होगा, ठीक है। और मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज और कोज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी कोज ऑफ लाइक नेचर ऑफ डिफेक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है। मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज और कोज ऑफ एक्शन, ठीक है ना,
ये भी इसके अंदर जुरिस्डिक्शन का ही डिफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। लाइक नेचर सूट माना जाएगा, मतलब मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज और मिसजॉइंटर ऑफ कोज ऑफ एक्शन अगर होता है, ठीक है ना। इसके लिए डिटेल में आपको ऑर्डर टू जो सीपीसी का है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सारी ये चीज़ें दे रखी है, तो वो भी इसमें डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन का ही माना गया है। अब सीधा सीधा मैं इसका सार बता देती हूँ क्या कहता है ये, ठीक है ना। अगर मान लो आप किसी कोर्ट के अंदर ईमानदारी से बोनाफाइडली आप ड्यू डिलिजेंस से कोई केस लड़ रहे हो और बाद में आपको पता चलता है कि इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस केस को एंटरटेन करने का, तो उसमें आपको लड़ते लड़ते जितना भी आपको टाइम लगा है वो टाइम आपका काउंट ही नहीं होगा, मतलब आपको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाएगा जब आप एक जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में आप अपने केस को क्या करोगे, फाइल करोगे, ठीक है ना। वो फ्रेश ही सूट फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट ही माना जाएगा जबकि फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट कौन सा है, वो डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट है। लेकिन फिर भी आपको मतलब जिस भी नए कोर्ट के अंदर जिसको जुरिस्डिक्शन है, प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर आप अगर केस को अगर फाइल करते हो तो वो पूरा का पूरा टाइम आपको मिल जाएगा, ये सीधी सी बात कहता है, ठीक है। डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन का ये सेक्शन 14 है, ठीक है। इसके ऊपर केसेस हैं कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया था सेक्शन 14 को आप लिबरली इंटरप्रेट करोगे, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, लिबरल होगा, ठीक है ना। और इसमें जस्टिस ओरिएंटेड है। जस्टिस ओरिएंटेड ऐसे हुआ क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको पता नहीं होता है कि डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन है, वो कोर्ट के अंदर लड़ता रहता है और फिर बाद में उसको पता चलता है कि उसको तो ये केस एंटरटेन करने की पावर ही नहीं थी उस कोर्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको जस्टिस दिलाने के लिए ये इन फेवर ऑफ लिटिगेंट किया गया है ये सेक्शन, ठीक है। रोशनलाल वर्सेस R B मोहन सिंह 1975 सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बोनाफाइड होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के गलत कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हो, ठीक है ना। तो जानबूझ के आप गलत नेग्लिजेंसी से नहीं होना चाहिए, बोनाफाइडली होना चाहिए, विथ ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने एक केस फाइल किया 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी मान लो 2025 को आपने केस फाइल किया किस कोर्ट में, और वो केस आपका रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना, 1 साल बाद, ठीक है ना। मतलब 2026 1 जनवरी को वो केस रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेश सूट फाइल माना हुआ जाएगा 1 जनवरी 2026 से फ्रेश सूट फाइल माना हुआ जाएगा, ठीक है ना। जो ये मतलब 1 साल लगा, ठीक है, 25 से लेकर 26 तक का, वो 1 साल एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, वो हट ही जाएगा। फ्रेश सूट लिमिटेशन मिल जाएगा, मतलब सूट जनरली सूट फाइल करने की 3 साल की लिमिट होती है, तो 3 साल आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आप किसका सेक्शन 14 का आप हवाला दे सकते हो, ठीक है। इसमें रॉन्ग कोर्ट होता है, जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट होता है और बोनाफाइड मिस्टेक होती है, ठीक है। जो मिस्टेक होती है आपकी वो बोनाफाइड मिस्टेक होती है, ठीक है। इसके आगे इसमें इंपॉर्टेंट मैंने क्लोज सी बताया था आपको, मिसजॉइंटर अगर पार्टीज है और कोज ऑफ एक्शन है उसको भी डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन के नेचर का ही कोज माना गया है, ठीक है। सेक्शन 15 अपन पढ़ते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टन अदर केसेस, ठीक है। अब कुछ अदर केसेस देखो, पहले तो अपन ने लीगल प्रोसीडिंग का जो टाइम पीरियड लगता है वो अपन ने एक्सक्लूड किया था 12 के अंदर। 13 में अपन पोपर के केस में अपन ने जो टाइम लगता है वो एक्सक्लूड किया था। 14 के अंदर अपन ने डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन जब होता है उसका टाइम क्या करा था, हमने एक्सक्लूड करा था। अब अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ और भी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ और भी केसेस हैं या और भी सिचुएशंस है जिनका आप टाइम पीरियड क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे सेक्शन 15 के अंदर, ठीक है ना। सेक्शन 12 और 15 लगभग सिमिलर लगते हैं, लेकिन सेक्शन 12 में लीगल प्रोसीडिंग्स की बात की गई है, सेक्शन 15 में सर्टन अदर केसेस की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 15 को अपन डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैं हिंदी में भी देखो डिगलोट में अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, तो डिगलोट में भी मेरे पास जब ये अवेलेबल होंगे ये डायरेक्ट, तब मैं आपको दोनों तरीके से आपको पढ़ा दूंगी। मुझे हिंदी में भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है और इंग्लिश में भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरी दोनों ही लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी आपको दोनों ही लैंग्वेज, वैसे तो मैं बोलती जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज ज़रूरी है। जो लोअर कोर्ट्स में काम होता है वो मोस्टली हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में काम होता है, हिंदी लैंग्वेज में काम होता है। आपको इंग्लिश तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको पहले तो आप कहीं पर भी जाओ, आप एज ए लॉ ऑफिसर जाओ या फिर APO जाओ या फिर आप जुडिशरी के थ्रू जाओ, आपको लोअर कोर्ट्स ही मिलेंगी। तो लोअर कोर्ट्स में सारा काम हिंदी के अंदर होता है, तो आपको हिंदी की भी वैसी ही लीगल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
तो सेक्शन 15 अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही कोई टफ नहीं है, सब प्रैक्टिस का ही खेल है, ठीक है। सेक्शन 15 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टन अदर केसेस, ठीक है। सर्टन अदर केसेस में टाइम क्या होता है कि सबसेक्शन 1 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन ऑफ द फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। डिग्री का एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 आपको पता होगा, ठीक है। डिग्री और ऑर्डर दोनों का ही होता है, ठीक है। और द इंस्टीट्यूशन किस में होता है, ऑर्डर 4 में, ठीक है ना। सोल इंस्टीट्यूट करते हो। और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेट बाय इंजंक्शन, इंजंक्शन के बारे में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ने को मिलता है और ऑर्डर 39 ऑफ द सीपीसी में भी पढ़ने को मिलती है आपको, ठीक है। और ऑर्डर द टाइम ऑफ द कंटिन्यूंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर द डे ऑन विच इट वाज इशूड और मेड द डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। जिस दिन आपने इंजंक्शन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और इशू की मतलब सॉरी इशू हुई है, आपको इंजंक्शन मिली है, स्टे मिला है, या फिर जिस दिन आपने विड्रॉ किया है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं बेयरक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ, फिर आपको इजी एग्जांपल से समझा दूंगी, ठीक है। सेकंड है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन, ठीक है ना। अगर किसी में नोटिस दिया जाता है, ठीक है, फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट ऑफ, और किसी में प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन आपको गवर्नमेंट की चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की सहमति चाहिए या किसी अथॉरिटी की चाहिए, एनी अदर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द पीरियड ऑफ सच नोटिस एज द केस मे बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर obtaining such consent or sanction shall be excluded। जैसे सेक्शन 80 है, आपको पता होगा सेक्शन 80 जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वो सूट का नोटिस के बारे में बात करता है, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी के अंदर जैसे कि आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उसमें कंसेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो कंसेंट जब गवर्नमेंट के कंसेंट या किसी अथॉरिटी के कंसेंट लेने के अंदर जो टाइम लगता है तो वो टाइम भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। Explanation in excluding the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction, the date of receipt of the order, गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। लेकिन इसके अंदर जो कंसेंट का में लगने वाला टाइम तो एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो जिस दिन आना मतलब वॉज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जो मिलने का जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, काउंट होगा, ठीक है ना। मतलब ऑर्डर आपको मिला वो वाला पीरियड तो इसमें काउंट होगा, ठीक है। और इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग फॉर द, किसी में रिसीवर कब अपॉइंट होते हैं, जब कंपनियां क्या हो जाती है, डूबत हो जाती है, सीधी सी बात है। जब कंपनियां बंद हो जाती है, बंद होने के कगार पे होती है, तब फिर उनकी क्या होती है, असेट और जो प्रॉपर्टियां होती है उनको बेचने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, जिसको आप रिसीवर भी कह सकते हो और जिसे आप लिक्विडेटर भी कह सकते हो। ये कोर्ट का आदमी होता है, वो कंपनी के असेट्स को मैनेज करता है, फिर वो क्रेडिटर जो लेनदारों के हक में क्या करता है, असेट्स को मैनेज करके उनको बेचता है और बेचने के बाद जितनी भी उनसे पैसा प्राप्त होता है वो उनके कंपनी के जो जितने भी लेनदार होते हैं, मांगतोड़ होता है, उनको चुकाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिसीवर अपॉइंट, जो रिसीवर और इंटरिम रिसीवर, ठीक है, इंटरिम जो प्रोसीडिंग के बीच में जो रिसीवर अपॉइंट होता है, ठीक है, इन प्रोसीडिंग फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट, या तो पर्सन दिवालिया हो गया है या फिर और एनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन द प्रोसीडिंग ऑफ वेंडिंग, ठीक है। रिसीवर तो कब, जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और लिक्विडेटर कब, जब कंपनी बाइंडिंग अप, कंपनी समापन की ओर है, ठीक है ना, तब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ठीक है। द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड द एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 months, देखो इसमें याद रखना 3 month का टाइम है, 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सच लिक्विडेटर, रिसीवर और लिक्विडेटर एज अ केस में भी शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये 3 महीने के टाइम पीरियड के विद इन जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन बाय अ purchaser at a sale or in the execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded। जब जो टाइम जो है सेट असाइड, अगर किसी ने मतलब डिक्री का एग्जीक्यूशन हो, उसमें प्रॉपर्टियाँ क्या होती है, सेल होती है, उसमें किसी ने खरीद ली और उसको उस सेल को सेट असाइड करने के लिए, मतलब
उसके खिलाफ एक तरफा आदेश या उसको निरस्त करवाने के लिए, सीधा सा है, निरस्त करवाने के लिए जो टाइम प्रोसिक्यूटिंग में लगा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और 15 का 5 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिपेंडेंट हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, विजय माल्या जैसे लोग, एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। जो मतलब जिस टाइम के अंदर जो डिपेंडेंट है वो इंडिया से ही बाहर है, ठीक है ना, ठीक है, इंडिया से ही बाहर है, तो वो जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, और उसके कारण आप क्या कर सकते हो, प्रोसीडिंग नहीं कर पा रहे हो या जो भी है, ठीक है ना, तो वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तभी तो होता है ना, वो इंडिया में जैसे ही आते हैं तो फिर क्या होता है, तो केस फाइल हो जाता है उनके अगेंस्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, इस तरीके से क्या है, बचते हैं, लिटिगेशन से बचते हैं, जबकि आप इस तरीके से आप लिटिगेशन से क्या नहीं बच नहीं सकते, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 क्या करता है, सर्टेन अदर सिचुएशन में भी क्या है, टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने की बात कहता है, ठीक है। तो पहला इसमें अपन ने पढ़ा था, जब कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर को रोकना हो, ठीक है, स्टे ऑर्डर लाया जाता है, ठीक है, उसके दौरान अगर पूरा पूरा टाइम क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और जो 12 में है नोटिस और कंसेंट, जो गवर्नमेंट के अपन ने को कंसेंट लिया या नोटिस मिला, ठीक है, ठीक है, तो उसका मतलब जो पीरियड होता है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। रिसीवर और लिक्विडेटर का जो टाइम है, ठीक है, परमिशन लेने का टाइम है, ठीक है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर डेथ ऑफ डिफेंडेंट हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट, पहले आपको मैं एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कोई कोज ऑफ एक्शन है वो 1 जनवरी 2025 को मतलब हुआ, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, सूट फाइल करने की 3 साल है, ठीक है ना। और स्टे ऑर्डर आपको स्टे ऑर्डर मिल रखा है उसके ऊपर, ठीक है ना, स्टे ऑर्डर में आप सूट फाइल नहीं कर सकते, तो स्टे ऑर्डर मिल रखा है, उसमें 1 जनवरी मान लो 2024 का मान लेते हैं कि एक मतलब कोज ऑफ एक्शन 1 जनवरी 2024 को हुआ, और उस पर स्टे ऑर्डर था जब मान लो 1 मई 2024 से लेकर लगभग 1 मई 2024 से लेकर और कितना माने अपन 1 मई 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक, लगभग 1 साल, ठीक है ना, 1 साल तक उस पर स्टे ऑर्डर रहता है, ठीक है ना। तो ये 1 साल का जो पीरियड है वो मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मई 2025 के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें सूट फाइल कर सकते हो, मतलब आपको 3 साल मिल जाएंगे पूरे पूरे वापस, ठीक है ना। तो 3 साल तो ये, और 3 साल तो नहीं मिलेंगे क्योंकि अपने 1 मई की बात हुई है ना, तो 1 मई से पहले वाला जो पीरियड है 3-4 महीने वो तो काउंट होंगे, उसके अलावा जो बीच का जो टाइम है स्टे का, स्टे वाला टाइम इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, वो 1 साल एक्सक्लूड हो जाएगा। तो लगभग आपको 2.5 साल आपके पास अभी भी है, जबकि अगर ये काउंट हो जाता तो कितना मिलता, आपको खाली 1.5 साल मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है, 1.5 साल नहीं है, पूरा 2.5 साल मिलेगा। ये चीज़, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसमें यह कब अप्लाई होता है, जब आप स्टे होता है, स्टे वाला टाइम, नोटिस वाला टाइम, कंसेंट वाला टाइम इसमें एक्सक्लूड होगा, लीगल प्रोहिबिशन अगर कोई है तो एक्सक्लूड होगा, और स्टैट्यूटरी बार है अगर कोई तो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो केसेस हैं वो केसेस मैं आपको बता देती हूँ। सिराज उल हक खान, सिराज उल हक, दूसरा पढ़ लो आप, हुकुम देव नारायण यादव वर्सेस ललित नारायण मिश्रा 1974 सुप्रीम कोर्ट, हुकुम देव नारायण यादव वर्सेस ललित नारायण मिश्रा 1974 सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सेक्शन 15 को स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट करना चाहिए, जबकि सेक्शन 14 का क्या पढ़ा था अपन ने, लिबरल कंस्ट्रक्शन था, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये कहता है बात हुकुम देव नारायण, ठीक है। अब सेक्शन 16 की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 16 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ द राइट टू सूट, ठीक है ना। अब मृत्यु हो गई, ठीक है ना, या तो आपको सूट करने का राइट नहीं मिला, ठीक है ना, या फिर सूट करने के राइट के दिन ही आप चल बसे, या तो पहले चल बसे या उस दिन ही चल बसे जिस दिन आपको सूट करने का राइट मिला था, ठीक है ना, तब क्या होता है, ठीक है, तब लिमिटेशन कैसे काउंट होगी उसके बारे में बताया, ठीक है। वेयर अ पर्सन हु मैं 16 का 1 पढ़ रही हूँ, ठीक है। वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग, अगर वह जिंदा होता, हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट और मेक एन एप्लीकेशन टाइज बिफोर द राइट अक्रूज,
ठीक है। और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक्स एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑन of the person, the period limitation shall be computed for the time when there is legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application। तो टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा? जिस दिन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वह मरा नहीं होता, और जिस दिन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज के, मरे हुए व्यक्ति के कैपेबल होते हैं सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, उस दिन उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होता। दूसरा है वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हुम इफ ही वर लिविंग a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues। ठीक है ना, वो पहले ही मर जाता है। ठीक है ना, उसका राइट पैदा होता है उससे पहले ही मर जाता है। where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute a suit or make an application। सेम ही बात है। ठीक है। और थर्ड है nothing in subsection 1 or 2 applies to suit to enforce right of preemption or to suit for the possession of immovable property और ऑफ अ हेरिडेटरी ऑफिस। ठीक है, प्रियम्पशन के राइट पर नहीं होगा, क्योंकि प्रियम्पशन में तो वैसे ही आपको 3 साल दे दिए जाते। फिर है जैसे कि सेक्शन 8 में बात की गई थी, मैक्सिमम 3 साल की बात की थी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग जनरली 12 साल आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, और हेरिडेटरी ऑफिस के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं है, 3 चीज़ों पर अप्लाई नहीं है, बाकी में ये अप्लाई है। ठीक है, इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी डेथ हो जाती है, उसका सूट करने का अधिकार उसको मिलता नहीं। जैसे मान लो 1 जनवरी 2026 को उसकी डेथ हो गई, जबकि उसका सूट करने का राइट कब अराइज हुआ? 5 जनवरी को अप्लाई हुआ। ठीक है, प्लेंटिफ या डिपेंडेंट की डेथ हो जाए तो लिमिटेशन फेयर तरीके से ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। इसका जो क्लोज 2 था वो कहता है कि अगर राइट अक्रू हो जाता है, ठीक है, और प्लेंटिफ या डेथ हो जाए तो लिमिटेशन नॉर्मली ही काउंट होगी, जैसे कि एलआर को रीजनेबल जितना टाइम मिलना चाहिए था उतना ही टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो उसका मतलब लिमिटेशन चालू ही नहीं होगी। ठीक है ना, लिमिटेशन चालू ही नहीं होगी अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है ना, जब सूट फाइल होगा तभी लिमिटेशन चालू होगी। जैसे इसका केस है पी राधाबाई वर्सेस पी अशोक कुमार। ठीक है ना, क्या कहता है? डेथ से लिमिटेशन ऑथेंटिक सस्पेंड नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगी। ठीक है ना, केवल डेथ हो गई ये इसका नहीं है। जैसे मान लो कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 1 जनवरी 2026 को, डेथ हो गई मतलब 5 जनवरी 2026 को। ठीक है ना, और आपने एलआर आपको पता है शायद 90 दिन के अंदर, सीआरपीसी में तो 30 दिन का है, बाकी तो 90 दिन के अंदर रिकॉर्ड पे लाए जाते हैं एलआर। ठीक है ना, तो 90 दिन के अंदर आप रिकॉर्ड पर लाते हो। ठीक है ना, तो आप जैसे 1 मार्च को आपने एलआर को रिकॉर्ड पे लेके आए। ठीक है ना, 1 मार्च 2026 को। ठीक है ना, तो लिमिटेशन जो स्टार्ट होगी वो 1 मार्च 2026 से होगी। ठीक है ना, मतलब जैसा कि उसको एलआर को मिलता वो पूरा पूरा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 16 बात करता है। तो अभी मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, सेक्शन मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। सेक्शन लिमिटेशन एक्ट जनरली लिमिटेशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, टाइम लिमिट होनी चाहिए ताकि जस्टिस में क्या हो, न्याय करने में देरी नहीं हो। ठीक है, और टाइम हो, और एक मतलब जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच से लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है, एग्जॉस्टिव लॉ है और लेक्स फोरी लॉ है। ठीक है ना, उसके बाद अपन ने सेक्शन 2 देखा था, डेफिनेशन के बारे में कहता है। सेक्शन 3 अपन ने देखा था, बार ऑफ लिमिटेशन की बात करता है। सेक्शन 4 अपन ने देखा था, कोर्ट जब क्लोज होगी तब लिमिटेशन पीरियड, जिस दिन कोर्ट वापस ओपन होगा तब चालू होगी। सेक्शन 5 अपन ने देखा था, कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में। सेक्शन 6 अपन ने देखा था, लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। सेक्शन 7 अपन ने देखा था कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर डिसेबल है तो लिमिटेशन कैसे होगी। ठीक है ना, तो सबकी डिसेबिलिटी खत्म होती है, लिमिटेशन चालू होगी। जब तक नहीं होती है सीज तब तक चालू नहीं होगी। सेक्शन 8 देखा था प्रीएम्पशन के राइट के बारे में। ठीक है, जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर 3 साल मिलेंगे। सेक्शन 9 देखा था, अगर एक बार लिमिटेशन चालू होगी तो लिमिटेशन स्टॉप नहीं होगी। सेक्शन 10 अपन ने देखा था,
ट्रस्टी के बारे में सेक्शन 11 अपन ने देखा था। जो आउटसाइड इंडिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में सेक्शन 12 अपन ने देखा था कि लीगल प्रोसीडिंग के अंदर लगने वाला टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 13 अपन ने देखा था जो ये इंडिजेंट पर्सन या पॉपर की हैसियत में आपने लगाई और रिजेक्ट हो गई तो उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 14 अपन ने डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन की बात की थी। सेक्शन 15 में अपन ने सर्टेन अदर पीरियड्स में सर्टेन अदर केसेस में लिमिटेशन को एक्सक्लूड करने की बात की गई थी। सेक्शन 16 के अंदर अपन ने देखा था कि सेक्शन 16 में अपन ने देखा था कि पर्सन का डेथ हो गई है और राइट ही अक्रू नहीं हुआ है। ठीक है ना। और डेथ पहले ही हो गई है, डेथ पर राइट अक्रू हुआ है तो लिमिटेशन कैसे काउंट होगी। ठीक है। तो अभी तक फिलहाल अपन सेक्शन 10 से लेकर 16 तक ही रखते हैं इसको, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है। तो आप इन दोनों लेक्चर को ढंग से देखें और लिमिटेशन एक्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैं इनकी PDF आपको शेयर कर सकूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे PDF शेयर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और बाकी आप मेरे से पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है लो हट करके, लो हट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है मेरा। तो आप मेरे से पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। और किसी भी जुडिशरी या लो एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहें तो आप मेरे साथ रहकर कर सकते हैं। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माय लेक्चर।